नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। ईसीबी ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और अब बाजार की नजर 21 सितंबर को होने वाली यूएस फेड की पॉलिसी पर टिकी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि फेड भी दरों में 75 बेसिस पॉइंट की ही बढ़ोतरी करेगा। महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के आक्रामक पॉलिसी से मंदी का काफी खतरा बढ़ गया है। डिमांड में तेज गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। कमोडिटी मार्केट्स भी भारी उथापथल में हैं। कच्चा तेल $90 के नीचे फिसल गया है और वहीं सोना अगर देखें तो 50,000 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। फेड की पॉलिसी से पहले क्या नजरिया रखें, इस पर आज हम फोकस करेंगे। हमारे खास शो सोना कच्चा तेल फेड करेगा खेल में हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और वेंचर सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरा हफ्ता है जहां पर हम नेगेटिव के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। खासी गिरावट देखने को मिली है, ओवरसोल्ड पोजीशंस भी यहां पर बनती हुई नजर आई हैं और काफी सारे कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स भी हैं क्योंकि एक तरफ तो हमने यूएस की जो इन्वेंटरीज हैं वहां पर एक खासी बढ़त आते हुए देखी है, ना सिर्फ कच्चे तेल में लेकिन साथ ही साथ गैसोलीन में, डिस्टिलेट स्टॉक्स में भी यहां पर बढ़त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सप्लाई की चिंताएं भी हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है और रशिया तो शायद यहां पर यूरोप को तेल और गैस बेचना भी बंद कर देगा। तो काफी सारी चीजें हैं यहां पर देखने के लिए। बीरेन जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप कौन से फंडामेंटल्स पर नजर रखना चाहेंगे जब आप कच्चा तेल देखते हैं? तो चिंता दोनों साइड की है। डिमांड वाली भी है बिकॉज ऑफ रिसेशन और चाइना लॉकडाउन। खास करके चाइना लॉकडाउन काफ़ी गहरा है। इस पर 33 सिटी में लॉकडाउन है। साथ ही साथ सप्लाई साइड की चिंता भी बनी हुई है। ये रशिया यूरोप की जो एनर्जी वॉर चल रही है, ओपेक ने टोकन प्रोडक्शन कट किया, वो देखते हुए भी और जो बहुत टाइम से जो बातें हो रही है ईरान का क्रूड मार्केट में आएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो हमको शायद ऐसा लग रहा है कि 130 से 85 तक का जो ये करेक्शन आया है वो उसमें हल्का सा सुधार आए, जस्ट ए प्योर रिलीफ रैली जैसा। तो टेम्पररी किसी को अगर फेड की मीटिंग के पहले फ्रंट रन अगर करना है तो 6,500 के आसपास, 6,500 के आसपास क्रूड बाई किया जा सकता है 7,100 के टारगेट के साथ। और स्टॉप लॉस यहाँ स्ट्रिक्टली 6,300 होना चाहिए क्योंकि मेन ट्रेंड इसका बेरिश है। ये जो है वो सिर्फ चांसी रिलीफ रैली वाला ट्रेंड है। राइट, यानी कि गिरावट बरकरार रह सकती है लेकिन रिलीफ रैली देखने को मिलेगी तो उसमें आप यहां पर कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं। प्रथमेश, एक और चीज जो बाजार लगातार बात करता है वो ये कि यहां पर हरिकेन सीजन अभी शुरू हो जाएगा, विंटर डिमांड भी बाजार में आएगी, तो लास्ट क्वार्टर में शायद हम मांग यहां पर फिर से आता हुआ देखें। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो फेड तक यहां पर क्या कारोबार रह सकता है और अगर थोड़ा सा लंबा समय भी यहां पर देखें कच्चे तेल के लिहाज से, आपकी क्या रेंज है? गुड इवनिंग मनीषा। यस, बीरेन जी ने फंडामेंटल्स को काफ़ी बेहतर तरीके से दर्शाया है, बट इसमें से मैं कुछ पिक्स एंड चूसेस करूंगा। और पॉसिबिलिटी जो है ये काउंटर में डायनेमिक न्यूज़ के कारण ही वॉलेटाइल मूवमेंट होती है। सो फर्स्ट एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 21 सितंबर के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे ये बात तो तय है कि 75 बेसिस पॉइंट्स नहीं तो 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट्स जो है वो यूएस यहाँ से बढ़ा सकता है। तो टेक इनटू कंसिडरेशन ये फैक्टर, यहाँ पे डॉलर स्ट्रेंथ, कमोडिटीज इनवर्स कोरिलेशन, ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ऑल इन ऑल अगर आप सारे कमोडिटीज में देखें, काफी अच्छा करेक्शन आ गया है पिछले कुछ सेशंस में। सारे ही काउंटर्स में, मेटल्स बोलो, ऑयल बोलो या फिर गोल्ड या सिल्वर बोलो, मेरे ख्याल से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे अगर एक काउंटर में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो वो है सिल्वर में। काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल्स पे है ये काउंटर। और अगर आप फेड के आउटकम के पहले ही अगर कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑप्शंस मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑप्शनल ट्रेड लेना चाहे आप तो यहाँ पे सिल्वर में एमसीएक्स में अराउंड 57,200 58,000 तक के भाव जो है फेड के आउटकम के पहले देखने को मिल सकता है।
ऑलराइट, यानी कि यूएस फेड से अगर आपको यहाँ पर बचना है और उसकी जो मूव्स हैं या वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर चांदी में निकल के आ सकता है। ऑफ कोर्स सोने चांदी पर तो हम यहाँ पर बात करेंगे ही, लेकिन नेचुरल गैस पे भी एक यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, जहाँ पर भी हमने बहुत वॉलेटाइल सेशंस यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं गैस प्राइसेस को, क्योंकि इस हफ्ते यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ ये भी थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। क्लियरली जो यूरोप की चिंताएं हैं, जो गैस कंसर्न्स वहां पर हैं, जहां पर हमने देखा है यूके की तरफ से एक पॉलिसी अनवील होती हुई, यूरोपियन एनर्जी मिनिस्टर्स आज यहां पर बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप ये फील्ड खुलता हुआ? हाँ, नेचुरल गैस एक काउंटर जो प्राइस के माध्यम में यदि देखें तो इसमें एक तेजी की अभी भी रुख हो सकती है, क्योंकि रशिया बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, वो तो जानने जैसा ही है। बट जैसे हमारे अन्य साथियों ने जैसे बताया, जो कंसर्न्स जो यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में जो सप्लाई कट की थ्रेट आ रही है, वेदर इफ यू डोंट मैक्सिमाइज और कैप द प्राइसिंग कॉन्सेप्ट, इस तरह का जो प्रेशर आ रही है, वो एक्चुअली इट इज सिवियर एनर्जी क्राइसिस में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन है, और उनका भी इकोनॉमिक डाउनटर्न और क्राइसिस इज स्टिल इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। तो इस माध्यम से यदि कच्चे तेल के साथ साथ हम नेचुरल गैस की तरफ ध्यान दें, द वीकर साइड ऑन द कच्चा तेल में जो है वो एक्चुअली ऑन मंदी के तरफ है, पर नेचुरल गैस में एक 642 के आसपास के जो करंट मार्केट प्राइस के लेवल्स में यदि हम लॉन्ग पोजीशन भी खड़े करेंगे, तो लगभग 685 685 का लेवल दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस में। 600 का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं नेचुरल गैस में। एक 680 685 का एक टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि नेचुरल गैस में हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं ये पूरा माहौल, क्योंकि ओपेक ने यहाँ पर आउटपुट घटाने की बात फिर से अब शुरू कर दी है। अगर भाव 90 के नीचे रहते हैं तो और भी वो शायद आगे जाके आउटपुट घटा पाएंगे। तो काफी हद तक हमने जो सिनेरियो पिछले इतने महीनों से चलता हुआ देखा था, वहां पर अब कुछ चेंजेस बनते हुए नजर आए हैं। आप कैसे देखेंगे रशिया की कॉन्वर्सेशन, सऊदी अरामको का यहाँ पर भाव घटाना, या फिर जिस तरह से ओपेक ने बात की है कि आगे उत्पादन और घटाया जा सकता है, इन सब चीजों का क्या असर रहेगा प्राइसेस पे? मनीषा जी, गुड इवनिंग। देखिए, जो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर जो प्राइस कट करने की बात कर रहे हैं अरामको की तरफ से, तो इट मींस कहीं ना कहीं उनका लुक आफ्टर ये है कि आगे जो सप्लाईज है वो बढ़ सकती हैं। यूएस की इन्वेंट्री काफी बड़ी है, अगर आप लास्ट इन्वेंट्री देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो बड़ा है। डिमांड कंसर्न जो है वो, जो हम पहले साल के 6 महीनों में देख रहे थे कि डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, वो डिमांड यहाँ पे घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो सप्लाईज है वो बड़ी है। और उसके चलते हम प्राइसेस में देख रहे हैं कि अब जो ब्रांड का प्राइस है वो $90 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। काफी समय के बाद $90 को उसने ब्रेक किया है। इवन अगर हम एमसीएक्स में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट लो पे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। इवन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो 6 महीने के लोस पर क्रूड के प्राइस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक फेडरल का सवाल है, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सीनेट की तरफ से इसका अपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि स्टेटमेंट्स में सीनेट अपोज कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, तो हो सकता है कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं वहां से कुछ हम एक कम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर आते हुए देखें। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्रूड के लिए थोड़े से नेगेटिव है। $90 के नीचे जब से ब्रेक किया है और नीचे सस्टेन भी कर रहा है, तो हमारा व्यू थोड़ा सा बियरिश रहेगा क्रूड को लेके। हमें लगता है कि नीचे जल्दी ही हम ब्रेंट के लेवल $85 तक और WTI $80 तक के लेवल दिखा सकता है। एमसीएक्स में हमारी बिकवाली की कॉल रहेगी करीबन 7000 के आसपास। बिकवाली का ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे। 7450 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6200 का देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के थ्रू अगर जाएं तो हमारा मानना है कि 6200 और 6000 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। कि सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बेरिश क्यूज हम यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देख सकते हैं। एक रिलीफ रैली जरूर यहाँ पर बन सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर अभी भी नरमी का ही है। $115-100 की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, $80 की तरफ यहाँ पर ज्यादा झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीरेन जी, आपको लगता है चाइना यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड के तौर पर उभर सकता है, क्योंकि वहां पर हम पॉलिसीज भी आता हुआ चेंज होता हुआ देख रहे हैं, स्टिमुलस की बात भी की जा रही है। कोविड से एक बार अगर वो उभर के आएंगे तो वहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। चीन की तरफ से आप किस तरह के क्यूज देखते हैं? चाइना के जो लॉकडाउन है वो थोड़े अजीब से है। 33 सिटी में लॉकडाउन है विथ 0 फैटेलिटी, मीन्स कोई भी फैटेलिटी नहीं है फिर भी लॉकडाउन है, तो वो थोड़ा स्ट्रेंज है।
मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कैमोफ्लेज हो सकता है। 16 अक्टूबर को जो चाइना पीपल्स कांग्रेस की मीट होने वाली है जिसमें पावर ट्रांजिशन होगा, तो उसके बाद शायद ये थर्ड टर्म में जी जिनपिंग साहब आएंगे एज ए थर्ड टाइम प्रेसिडेंट। उसके बाद शायद थोड़ा स्मूथ मार्केट हो सकता है। मैं बीइंग ए ऑप्टिमिस्ट में थोड़ा ऐसा मान रहा हूँ कि चाइना में से जितना बुरा न्यूज़ आना था वो शायद आ चुका है, तो अब जो न्यूज़ आएगा वो थोड़ा मैक्रो स्केल पे थोड़ा पॉजिटिव आएगा। ऑलराइट, यानी कि चीन की तरफ से तो यहाँ पर स्टेप्स देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो यूएस का मिड टर्म इलेक्शंस है जो नवंबर के महीने में है, वहाँ से भी हम बड़े क्यूज यहाँ पर आता हुआ बनता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली थोड़ी सी नरमी यहाँ पर कच्चे तेल में और जारी रह सकती है। सभी तरफ से हमने स्टेप्स भी आते हुए देखे हैं। यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की तरफ से भी जिस तरह के रिलीजेज हुए हैं जो काफ़ी बड़े हैं, उसका भी असर यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस पे। ये तो बात हुई एनर्जी पैक की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक है और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स कर रहे हैं, क्या उसका असर रह सकता है, कैसे इन्फ्लेशन को देखें, क्या रिसेशन की यहां पर चिंताएं हैं, उन सभी चीजों को एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको भी कि क्या सोने चांदी में स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी चाहिए। आपका स्वागत है और सोने चांदी पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। सोने में इस साल का हाई करीबन $2058 प्रति आउंस था और हमने लोज में यहाँ पर 1660 1670 जैसे लेवल्स भी बनते हुए देखे। 1700 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर कारोबार कायम है, लेकिन जिस तरह के इंटरेस्ट रेट हाइक्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, और इसी हफ्ते की अगर बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर रेट हाइक करी है। यूएस फेड पर अब हमारी नजर है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं रेट हाइक्स और सोने का जो तालमेल इसके साथ है, आपने इसे कैसे रीड किया है? देखिए मंशरी, साइंस ऑफ स्टेबिलिटी जो कहते हैं हम गोल्ड में, वो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ओके, ऑल्दो जो स्ट्रगलिंग बुलिश मोमेंटम या उस एंगल में तो शुरुआत नहीं हुई है, अभी भी वो 1700 को एक बेस रखते हुए 1740 1735 के आसपास जो चल रही है। तो सोना जो है इट्स मोर एक्चुअली वल्नरेबल है अभी भी इंटरेस्ट रेट की तरफ। जिस तरह राइजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है या यूएसडी की, बट एक कहने वाली बात यह है कि जो यील्ड की बात करें, 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड की जो बात करें, जो कि 3 को ब्रेक करते हुए 3.2 3.3 के आसपास 11 ईयर हाई के आसपास गया है, वो एक एक्चुअली इट इज पीक्ड अप। तो उस पीकिंग आउट के कारण हमें लगता है साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। और यूएस के फेड रेट की 75 बेसिस पॉइंट तो एवरी इकोनॉमिस्ट एंड ऑल द फेड कमिटी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, इट्स एक्सेप्टेड। बट टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए एक कच्चा गोल्ड में, सोना में एक बिकवाली अभी भी बरकरार है। लेवल की बात करें तो हमें लग रहा है सेल कर सकते हैं और टारगेट 49,900 के आसपास आ सकती है और 50,900 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली करने नहीं चाहिए सोना में। But fundamentally, it is going strong. All the levels on treasury yield or the dollar index एक almost एक peak level पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ से एक upside ही नजर आ रही है on a medium to long term। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन 50,000 के स्तर शायद एक बार आपको टूटते हुए भी यहाँ पर नजर आए। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि 50,000 एक बार यहाँ पर सोना तोड़ेगा? एंड इवन एज रेट हाइक्स की बात तो यहाँ पर मिस्टर रामास्वामी ने की ही, लेकिन जो रिसेशन की चिंताएं हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्लियरली बहुत ही अच्छा मिक्सचर है यहाँ पे। हायर इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और सारा मिक्सचर जो है क्लियरली गोल्ड को इंडिकेशन दे रहा है कि इफ नॉट नाउ, अगर आप गोल्ड को पोजिशनली रखें और आप देखें हिस्टोरिकली गोल्ड का परफॉर्मेंस जो है रिसेशन के ऑलमोस्ट 6 से 12 मंथ्स में परफॉर्मेंस अच्छा देता है। तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए, तो एक्यूमुलेशन जोन्स हैं यहाँ पे। हालांकि लेवल एंट्री पॉइंट्स डिफर होंगे, 50,000 के आसपास टूटने की उम्मीद भी कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर है। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 51,000 देखने को मिल सकता है। करेक्शन मिले अगर आपको 49,500 या 50,000 के आसपास भी वहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। 6 मंथ से 12 मंथ्स के पर्सपेक्टिव में आपको सोने में करीब और 10% का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबली जो है सारे फैक्टर्स को घोल मिलाकर रिस्क प्रीमियम जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी के साथ अपसाइड के लिए है। मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, यानी कि सोने में यहाँ पर खरीदारी करके ही कारोबार करना चाहिए। माफ कीजिए अनुज, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस?
देखिए मुझे भी लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सभी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं और एक कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी एक थोड़ा सा डेंट ग्लोबल इकोनॉमी पे डाल सकता है। वहीं हम देखें तो कहीं ना कहीं आगे इलेक्शंस भी हैं यूएस में और सीनेट इसको अपोज भी कर रहा है, और अगर हम देखें तो एक स्लो डाउन की जो इशू है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि स्लो डाउन की वजह से गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक बाउंस बैक आएगा और ऊपर में हम एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखेंगे। 1670 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड ने मेंटेन किया है। हमें लगता है कि जल्द ही आपको, क्योंकि भारत के अंदर एक फेस्टिवल सीजन भी है, तो 51,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है कि $1780 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। और सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि एक्यूमुलेट करके कारोबार करना चाहिए, खरीदारी की ही यहाँ पर राय है। प्रथमेश, आपने ऑलरेडी कहा है कि यूएस फेड से पहले चांदी एक बेहतरीन यहाँ पर बेट है। किस तरह के रिटर्न्स लेवल्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं फेड की मीटिंग तक, और दिवाली तक अगर कोई खरीदना चाहे तो उनके लिए क्या राय है? आई थिंक मनीषा, क्लियरली सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी इन कंपेयर टू गोल्ड, और काफी अच्छे करेक्शन कहिए या फिर फॉल कहिए, डिक्लाइन कहिए, काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पॉइंट मिला है जो सिल्वर में निवेशक है उनको। मेरे ख्याल से फेड के मीटिंग के पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी वोलेटिलिटी रह सकती है, और ऊपर में करीब अराउंड 57,000 58,000 तक की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट येस, वोलेटाइल रहेगा ये काउंटर, तो आप एक्यूमुलेशन कहाँ करते हो काफी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर 54,660 के आसपास इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 54,150 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 55,900 के रखने चाहिए। ऑलराइट, यानी खरीदारी करके ही यहाँ पर कारोबार करना है। बीरेन जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सोने चांदी में है वो ये कि डॉलर टर्म्स में हमने यहाँ पर सोने चांदी में गिरावट ज़रूर आते हुए देखी है, लेकिन अगर आप यूरो में देखें, पाउंड स्टर्लिंग में देखें, इंडियन रुपी में भी देखें, क्योंकि इन करेंसीज में एक डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आपका काफी सटीक ऑब्जर्वेशन है। मैं जब भी गोल्ड को देखता हूँ तो लोकल करेंसी के हिसाब से ही देखता हूँ, एज ए स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। तो सिंस हम इंडियन गोल्ड की रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लॉन्ग साइड में काफ़ी क्लीन बेट है। साथ ही साथ जो फैमिली ऑफिसेस होती है, छोटे हेज फंड या मिड साइज हेज फंड, वो लोग गोल्ड में अब एक्सपोजर लॉन्ग साइड का बढ़ा रहे हैं। जो लार्ज हेज फंड है वो अब कैश पॉजिटिव होने लगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2.5% तक चला गया है अमेरिका में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ नाउ गोल्ड पोजिशनल 2-3 वीक 4 वीक अप टू दिवाली के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल सेटअप में है। मे भी हम 51,500 52,000 अप टू 52,500 भी शायद दिवाली पहले देख सके। यहाँ डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। ऑलराइट, यानी कि सभी की ये राय है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको सोना। ट्रेड अगर आप करना चाहें तो जी हाँ, गिरावट शायद देखने को मिल सकती है। 50,000 के लेवल्स भी हम शायद एक बार यहाँ पर टूटता हुआ देखें, लेकिन वो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखना चाहिए। प्रथमेश ने तो अपनी जो पोजीशन है काफी क्लियर की है कि अगर सोने चांदी की बात है तो चांदी उनकी फेवरेट पिक है यहाँ पर। अनुज, आप कैसे देखेंगे सोने और चांदी में अगर आपको कुछ पिक करना हो तो क्या होगा? देखिए, अगर हम सिल्वर और गोल्ड के रेशो को देखें तो सिल्वर में काफी हमने प्राइस गिरावट देखी है, तो सिल्वर एक अच्छी पिक रहेगी। हालांकि हमने 5% एक ही हफ्ते में रिकवर होते हुए देखे हैं, तो सिल्वर फास्ट मूविंग कमोडिटी है, और जिस तरीके से हम बेस मेटल में रिकवरी देखते हैं तो उससे भी क्यूज लेती है। तो चांदी मुझे लगता है कि यहाँ पर करीबन 53,000 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही 57-58,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, और आगे दीपावली भी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको ईयर एंड तक अगेन 60,000 के ऊपर लेवल आते हुए देखें। तो रिटर्न वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, मगर गोल्ड भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर भी हम मान के चल रहे हैं कि आपको ईयर एंड तक आपको 53-54,000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर बात करें तो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मांग इतनी ज्यादा है कि प्रीमियम में चांदी यहां पर भारतीय बाजारों में कारोबार कर रही है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे, बहुत स्ट्रांग ग्राउंड यहां पर चांदी के लिए स्पेशली भारतीय बाजारों में है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चांदी एक डिवाइडेड मेटल है, हाफ प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स में भी आज थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। ये हफ्ता यहां पर काफी बेहतरीन रहा, क्या वहां से भी कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखेगा? एंड अंटिल द यूएस फेड मीटिंग आप दोनों में से क्या चूज करना चाहेंगे? Until the Fed meeting, I would prefer चांदी के लिए प्रेफर करूंगा। बेसिकली चांदी तो it will perform only when there is a great economic prosperity which is likely। जैसे मैंने सोना में एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म का एक सेल का राय दिया था, इसी तरह चांदी में टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक सेल का सलाह दूंगा, और उसमें जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस का बाइंग लेवल से जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे
यानी कि अभी जो सेलिंग करंट प्राइस में से सेलिंग का टारगेट है 53,500 और स्टॉप लॉस है 55,900। अगर 55,900 स्टॉप लॉस ब्रेक होने के बाद जब तेजी आ सकती है चांदी में, तब हम समझ रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली 57,000 या लगभग 60,000 के आसपास भी जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, डेफिनेटली सिल्वर लुक्स गुड। आफ्टर द फेड मीटिंग दिस लुक्स टू बी अ गुड काउंटर टू गो लॉन्ग। ऑल राइट, तो यही हमारा फिर कार्यक्रम में आज यील्ड निकल के आ रहा है कि जहां तक कच्चे तेल की बात है, यहां पर बेरिशनेस जारी रह सकती है। नियर टर्म में रिलीफ रैली है, लेकिन आगे जाकर गिरावट है। लेकिन सोना चांदी उसके टोटल उलट है। यहां पर नियर टर्म में कुछ बहुत गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर एक्यूमुलेट ही करे। और सोने और चांदी के बीच में चांदी को क्लियरली यहां पर नंबर 1 पे रखा गया है। यहां पर बेहतरीन रिटर्न्स आगे जाकर आपको देखने को मिल सकते हैं, नियर टर्म में भी और लॉन्गर टर्म में भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम एनालिसिस और प्राइस व्यूज हमारे रिव्यूअर्स के लिए बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।